हेलो फ्रेंड्स, ई शकुंतलम के लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं आचार्य विकास आप सबका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एनपीए के बारे में, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ये टर्म बैंकिंग में लगातार यूज होता रहा है और ये विलफुल डिफॉल्टर्स का जो भी केस हुआ था, राइट ऑफ के बारे में जो चर्चा हुई थी, उसमें भी एनपीए शब्द बार बार आ रहे थे। साथ ही हम लोग एनपीए से आने से पहले बैंक स्प्रेड क्या होता है, बैंक की परिसंपत्तियां यानी कि एसेट्स, लायबिलिटीज, देयताएं क्या होती हैं, एनपीए के कुछ क्लासिफिकेशंस, कैटेगरीज के बारे में और अंत में प्रोविजनिंग के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बैंक और कस्टमर के बीच में एक रिलेशन होता है और ये रिलेशन जो है टू वे होता है। फर्स्ट वे में अगर हम देखते हैं तो जो ग्राहक होते हैं उनके पास अपनी आय का कुछ हिस्सा जो है वो बचत के रूप में रखते हैं और ये हिस्सा वो बचत के रूप में बैंक में, हो सकता है सेविंग अकाउंट के तौर पे रखें या फिर अपने फिक्स डिपॉजिट्स के तौर पे रखें। तो जब ये अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं तो बैंक इसके बदले में उनको कुछ इंटरेस्ट देता है। ठीक है, तो एक रिलेशन कस्टमर और बैंक का हुआ जहां पे कस्टमर्स या बैंक ग्राहक जो है अपने पैसे बैंक में जमा करते हैं और उसके बदले बैंक उन्हें ब्याज देता है। हमें पैसे की जरूरत होती है तो हम बैंक से भी ऋण लेते हैं। तो एक सेकंड जो चैनल है वो बैंक और कस्टमर के बीच का रिलेशन, जिसमें बैंक इस बार कस्टमर से डिपॉजिट तो ले लिया, अब उन पैसे को वो चैनलाइज करता है, कस्टमर्स को, कंपनी को लोन के तौर पे देता है। और क्योंकि ये पैसा ग्राहकों को देता है तो इसके बदले में बैंक ब्याज लेता है। तो आप देखते हैं बैंक और कस्टमर्स के बीच में दो तरह का रिलेशन हो रहा है। एक तरफ वो बचत लेता है और दूसरी तरफ वो लोगों को, कंपनियों को ऋण देता है, लोन देता है, जहां से वो ब्याज कमाता है। अब एक तरफ उसे इंटरेस्ट मिल रहा है, एक तरफ वो ब्याज का भुगतान कर रहा है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वही बैंक स्प्रेड कहलाता है। यानी कि अगर सपोज करिए कि कोई अपना पैसा बैंक में जमा करता है और उसको बैंक 5% सूद देती है और वही दूसरी तरफ बैंक किसी को लोन देता है, सपोज करिए कार लोन देता है या होम लोन देता है और बैंक उस पे 8% ब्याज लगाती है, तो यानी कि 3% बचा। ये जो रेशियो है, जितना वो ब्याज भुगतान कर रही है और जितना प्राप्त हो रहा है, ये जो रेशियो है इसी को बैंक स्प्रेड कहते हैं। अब बैंक स्प्रेड, ये जो मार्जिन मनी है बैंक का, इसी से वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट का खर्च चलाता है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का, अपने स्टाफ सैलरी का पेमेंट करता है और इसी का एक हिस्सा जो होता है वो बैंक के लाभ के रूप में आता है, दैट इज बैंक प्रॉफिट। आगे देखते हैं कि बैंक की परिसंपत्तियां और देयताएं यानी कि बैंक के एसेट्स और लायबिलिटीज कैसे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप पैसा बैंक में जमा करते हैं, तो जो पैसा आपने बैंक में जमा किया वो बैंक की लायबिलिटीज हुई, यानी कि बैंक की देयताएं हुई। अब ये पैसा, आप सोच रहे होंगे कि ये पैसा बैंक में अगर जा रहा है तो फिर ये बैंक की लायबिलिटीज क्यों है? बैंक को तो मिल रहा है ना ये पैसा। ये बैंक की लायबिलिटीज इसलिए हुई क्योंकि निश्चित तौर पे ये पैसा डिपॉजिट के तौर पे बैंक के पास जा रहा है, पर बैंक को ये पैसा अपने ग्राहक को वापस चुकाना होगा। जैसे हम लोग बैंक में डिमांड डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो अपने जरूरत के समय में जब हमें जरूरत होता है तो हम वो पैसा बैंक से वापस ले लेते हैं, क्योंकि ये पैसा बैंक हमारे लिए अमानत के रूप में रखता है, बैंक को उसे वापस करना होता है, इसीलिए ये बैंक के लायबिलिटीज है। सिमिलरली बैंक जब किसी को लोन देता है, क्योंकि बैंक ने सपोज करिए किसी कंपनी को लोन दिया, तो अब क्या है कि बैंक के पास ये पैसे वापस आएंगे। बैंक, अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो थोड़ा थोड़ा कर बैंक को ईएमआई के तौर पे चुकाते हैं, यानी कि बैंक ने जो लोन दिया वो बैंक के पास आएगा, इसीलिए बैंक का एसेट्स, ये बैंक की संपत्ति है जो उसने अभी आपको दिया है लोन के तौर पर और हमें वापस से चुकाना है। तो हम लोग देखें कि बैंक की लायबिलिटीज क्या हुई, वो जमा जो वो अपने ग्राहकों से लेता है, और बैंक का एसेट्स, परिसंपत्ति क्या हुआ, वो लोन वो जो अपने ग्राहकों को देता है। अगर हम उसका डेफिनेशन देखना चाहेंगे तो परिसंपत्तियां क्या है, ऋण और अग्रिम जो बैंक ग्राहकों को देता है, जबकि देता वो होता है बैंक की वह देनदार या वह राशि जिसे वो उधारकर्ता को उन्हें देनी होती है। अब आगे चलते हैं, एसेट्स का क्लासिफिकेशन। अभी हमने देखा यहाँ पे कि एसेट्स क्या हुआ, अब हम एसेट्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं। एसेट्स को हमने यहाँ पे दो भाग में बांटा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि जिनको हम बार बार एनपीए कहते हैं। तो ऐसे एसेट जो एनपीए नहीं हुए हैं उनको हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड एसेट्स या परफॉर्मिंग एसेट्स कहा है।
जब हम एनपीएस के टेक्निकल डेफिनेशन में जाएंगे तब हम अभी देखेंगे कि ये 90 डेज ऑफ नॉन पेमेंट क्या है। तो अभी तक के लिए हम ये समझना है कि अगर आपने कोई लोन लिया या किसी ने भी लोन लिया और उसका पेमेंट वो विद इन जो उसका ड्यू डेट है उसके विद इन 90 डेज भी अगर वो पेमेंट कर रहे हैं तो वो बैंक उसको अपने परफॉर्मिंग एसेट्स या स्टैंडर्ड एसेट्स की कैटेगरी में रखता है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि ठीक है 90 डेज से ही वो पैसा इंटरेस्ट या उसका प्रिंसिपल अमाउंट बैंक को मिल रहा है। लेकिन जो 90 डेज तक जिसमें कोई पेमेंट नहीं हुआ, इट इज नॉन पेमेंट ऑफ आइदर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, यानी कि ना तो मूलधन का भुगतान हो रहा है ना ब्याज का भुगतान हो रहा है, अगर 90 दिन तक ऐसा नहीं होता है तो इसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं। इसको हम डिटेल में देखते हैं। मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर डे को लोन बैंक ने डिसबर्स किया और ये जो लोन डिसबर्स किया उसका ड्यू डेट है, यानी कि 1 फरवरी को आपको अपना ईएमआई या इसका जो ब्याज देना है ये फिक्स है कि 1 फरवरी को आपको देना है। तो ये जो आपका लोन डिसबर्स होने से ये जो आपका ईएमआई का बीच का गैप है या एक ईएमआई आपने दिया दूसरे ईएमआई के बीच का जो गैप है, जिस डेट तक आप पेमेंट कर सकते हैं वो आपका ड्यू डेट कहलाता है। यानी कि आखिरी दिन अगर 1 फरवरी है तो वो ड्यू डेट कहलाया। अगर इस दिन तक आपने लोन पे कर दिया तो तब तो ठीक है, अपना ईएमआई पे कर दिया तो ठीक है। अगर आप इस डेट तक नहीं कर पाते हैं तो इस डेट से 90 दिन तक, इस डेट से 90 दिन तक का जो समय होगा उसको वो कहलाएगा ओवर ड्यू। फिर से देखिए, ड्यू डेट आपका क्या था 1 फरवरी, 1 फरवरी को तक आपको अपना ईएमआई भुगतान कर देना था, लेकिन अगर आपने नहीं किया तो अब वो ड्यू डेट क्या हो गया, पास्ट हो गया, यानी कि वो ड्यू डेट क्रॉस हो गया। तो ओवर ड्यू हम किसको कहें, वो सारे दिन जो ड्यू डेट को क्रॉस कर गए हैं। और अगर ये ड्यू डेट क्रॉस करते हुए 90 दिन हो जाते हैं, यानी कि अगर आपका ईएमआई आपने 90 दिन तक कोई भुगतान नहीं किया, ना प्रिंसिपल अमाउंट का ना इंटरेस्ट का, तब अगर ये 90 दिन तक ड्यू डेट से आगे का वक्त रहा जिसको हम ओवर ड्यू या पास्ट द ड्यू डेट कहें, तब इसका मतलब है कि अब ये लोन बैंक के कैटेगराइजेशन में क्या कहलाएगा, एनपीए कहलाएगा। ठीक है, तो एक बार हम इसको फिर से देखते हैं। एनपीए एक गैर निष्पादित परिसंपत्ति, एक ऋण या अग्रिम है जिसके मूल यानी कि जिसका आपने ना तो प्रिंसिपल अमाउंट पे किया या ब्याज ना तो इंटरेस्ट 90 दिनों तक पे नहीं किया, तब वो एनपीए की कैटेगरी में आ जाता है। अब बैंक अपने एनपीए की कैटेगरी को, अपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को 3 कैटेगरी में बांटता है। पहला कैटेगरी जो है सब स्टैंडर्ड एसेट्स, सेकंड कैटेगरी डाउटफुल एसेट्स और तीसरा लॉस एसेट्स। और ये जो 3 कैटेगराइजेशन है ये टाइम पीरियड के आधार पे है कि कितने दिनों तक कोई एसेट्स जो है, कोई लोन जो है वो नॉन परफॉर्मिंग रहा है। डिटेल में देखें तो सब स्टैंडर्ड एसेट्स कौन सा एसेट्स कहलाएगा, जो 12 महीने या कम या उसके बराबर की अवधि तक के लिए एनपीए बनी हुई है। यानी एनपीए तो वो ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन उसके बाद 1 साल तक वो एनपीए की कैटेगरी में ही है। ठीक है, ड्यू डेट के 90 दिन के बाद एनपीए और एनपीए के डेट एनपीए बनने के बाद 12 महीने तक उसमें कोई पेमेंट नहीं किया जा रहा है, तो वो सब स्टैंडर्ड एसेट्स कहलाएगा। उसी तरीके से अगर यह 12 महीने के लिए अवधि, अगर 12 महीने तक कोई लोन सब स्टैंडर्ड की कैटेगरी में है, सब स्टैंडर्ड यानी कि 12 महीने तक वो एनपीए रह गया हो, अब अगर वो 12 महीने तक सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में रह गया या 12 महीने से ज्यादा, तो अब उसको हम कहेंगे डाउटफुल एसेट्स यानी संदिग्ध संपत्ति। क्यों संदिग्ध कहते हैं, क्यों डाउटफुल कहते हैं, क्योंकि अब बैंक को लगता है कि शायद ही ये पैसा वापस आएगा। और अगर ये उससे ज्यादा हो जाता है तब बैंक इसको लॉस एसेट्स कहती है, यानी कि बैंक लगभग ये मान चुकी होती है कि अब ये जो लोन डिफॉल्ट हो चुका है इसके प्रिंसिपल या इंटरेस्ट इनके पास वापस नहीं आ पाएंगे। जहां पे बैंक्स के इंटरनल या एक्सटर्नल ऑडिट से लगता है कि अब ये पैसा नहीं आ सकता है, अब ये जरूरत है कि इस पैसे को राइट ऑफ कर दिया जाए, तो बैंक इसको लॉस एसेट्स की कैटेगरी में रखता है। तो एक बार फिर से देखते हैं, अगर 12 महीने या उससे कम की अवधि है तो सब स्टैंडर्ड एसेट्स, अगर 12 महीने के से या उससे ज्यादा के लिए सब स्टैंडर्ड एसेट्स कैटेगरी में रहता है तो ये डाउटफुल एसेट्स, और जहां पे ये लगभग प्रूफ हो जाता है या ऐसा लगभग कन्विंस हो जाती है बैंक, चाहे ऑडिट के द्वारा या अकाउंट्स के द्वारा, कि ये अब रिकवर होना बहुत मुश्किल है, तो उसको वो लॉस एसेट्स की कैटेगरी में रखती है। और अब लास्ट जो है हमारा ये प्रोविजनिंग, ये क्या होता है, तो प्रोविजनिंग वो पैसा होता है
जो बैंक रिजर्व के तौर पे रखती है। मान लीजिए बैंक ने लोन दिया 100 रुपए का, संभव है कि उसके 10 रुपए जो है या 10% जो अमाउंट है वो लौट के नहीं आएगा, वो लोन डिफॉल्ट हो जाएगा। तो ऐसे पैसे के लिए भी बैंक को कुछ रिजर्व रखना पड़ता है, जिसको हम प्रोविजनिंग ऑफ लोन कहते हैं। क्योंकि एसेट्स का एनपीए का 3 क्लासिफिकेशन हम लोग ने जिक्र किया, तो तीनों क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखते हैं कि किस क्लासिफिकेशन में कितना प्रोविजनिंग अमाउंट रखना पड़ता है। तो अगर एनपीए, जो बैंक का एनपीए वो सब स्टैंडर्ड एसेट्स कैटेगरी का है, तो बैंक को कुल लोन का, सपोज करिए वो 1000 लोन डिफॉल्ट हो रहा है, तो उसका 10% जो है रिजर्व के तौर पे रखना है। इसलिए क्योंकि अभी ये सब स्टैंडर्ड एसेट्स में बैंक ये भी उम्मीद करती है कि हो सकता है कि वो ये अमाउंट को रिकवर कर ले, फिर भी एज ए प्रिकॉशनरी मनी वो 10% रिजर्व के तौर पे रखता है। सेकंड कैटेगरी डाउटफुल एसेट्स का है। इसमें बैंक प्रोविजन के तौर पे कितना रखता है? तो अगर ये डाउटफुल एसेट्स जो है 1 साल तक डाउटफुल एसेट्स की कैटेगरी में रहा, तो बैंक 20% रखता है। अगर ये 1 से 3 साल तक के लिए डाउटफुल कैटेगरी में रहा, तो बैंक इसको 30%, उसका अमाउंट का 30% प्रोविजनिंग के तौर पे रखता है। और अगर यही एनपीए 3 साल से ज्यादा डाउटफुल एसेट्स की कैटेगरी में रखता है, तो बैंक को 100% प्रोविजनिंग रखना पड़ता है। यानी कि जितना उसने लोन के तौर पे दिया, जितना उसका पैसा डिफॉल्ट हो रहा है बैंक का, उतना का पूरा अमाउंट वो अपने प्रॉफिट में से रिजर्व के तौर पे रखता है, ताकि इनकेस अगर वो पूरी तरह से लॉस हो जाता है तो उसकी भरपाई ये अपने प्रोविजनिंग मनी से कर सके। तो आप देखिए लॉस एसेट्स में क्या कहता है कि लॉस एसेट्स शुड बी रिटर्न ऑफ, ये राइट ऑफ होना चाहिए। क्योंकि अगर ये और इसके लिए 100% प्रोविजन होना चाहिए, जो हमने जिक्र किया कि अगर 3 साल से ज्यादा डाउटफुल एसेट्स की कैटेगरी में है, यानी कि इसके बाद का है, तो हम लोग उसको लॉस एसेट्स की कैटेगरी में काउंट करते हैं और बैंक को इसके लिए 100% प्रोविजनिंग रखना पड़ता है। आप इस चीज को लिंक कर सकते हैं हम लोग के पिछले वीडियो से, जहां पे हम लोगों ने बात किया था कि राइट ऑफ लोन जो है उसमें ऑलरेडी जितना अमाउंट वो राइट ऑफ करता है, उतना अमाउंट वो प्रोविजन के तौर पे, रिजर्व के तौर पे अपने प्रॉफिट से रखता है। यहाँ पे हम सेम चीज देख रहे हैं कि अगर वो लॉस्ट एसेट्स की कैटेगरी में है, तो 100% अमाउंट जो है बैंक रखा है, ताकि अगर वो पूरी तरह से नहीं रिकवर कर पाए तो उससे वो कवर अप कर ले। तो इस तरीके से आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिटेल में देखा कि एनपीए क्या होता है, बैंक की एसेट लायबिलिटीज क्या होती है, और एनपीए के अलग अलग क्लासिफिकेशंस, और क्यों बैंक को, क्योंकि ये एनपीए बैड लोन्स के तौर पे हैं, तो प्रोविजनिंग अमाउंट रखना पड़ता है। अगर इस लेक्चर से संबंधित, इस वीडियो से संबंधित आपको किसी भी तरह का सवाल है या सुझाव है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं esakuntalam.edu@gmail.com पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप अपने फ्रेंड्स के बीच में भी इसको शेयर करें। थैंक यू।